सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। वो अपनी पत्नी सुनीता के साथ खुशियों से जिंदगी बिताता था। एक बार जब धान के लगाने का समय चल रहा था, तो सब लोग तैयार होकर खेत की तरफ जाने लगे। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर बाद में आ जाना। और सुनो, आते हुए थोड़ा दही भी ले आना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। रमेश खेतों पर पहुंचता है और थोड़ी देर काम करता है। तभी दो लोग उसकी तरफ चले आ रहे होते हैं। एक जमींदार सेठ धनपत और दूसरा उनका मुंशी राम लाल। अरे ओ रमेश, सुनो तो जरा। जी मुंशी जी। जरा इधर तो आओ। हाँ, आया मुंशी जी। रमेश धनपत सेठ और मुंशी जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, ये है रमेश। सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। इस बार इसको 10 बोरी चावल के लिए बोल देते हैं। गरीब है बेचारा, थोड़ा कमा भी लेगा तो दुआ ही देगा। रमेश, तुम्हारी फसल अच्छी होती है। इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? पैसे की चिंता तुम मत करना, बाजार से अच्छा ही दाम मैं तुमको दूंगा। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जमींदार साहब। तो फिर तय रहा, जब तुम्हारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तुम खबर भिजवा देना। हवेली से कुछ आदमी तुम्हारे पास भेज देंगे, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। और रमेश अपनी जमीन पर वापस काम करने लगता है और उसके बाद उसकी पत्नी खेत पर आ जाती है। सुनिए जी, आइए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और साथ में दही भी लाई हूँ। हाँ, आता हूँ। इसके बाद रमेश सुनीता के पास पहुँच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। लीजिए। सुनीता, तुमको पता है आज जमींदार सेठ धनपत जी आए थे। जानती हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? वो कह रहे थे कि वो हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और बाजार से ज्यादा दाम देंगे। महादेव करे ऐसा ही हो। इसके बाद रमेश घर चला जाता है। इसके बाद रमेश सो जाता है। फिर उसके बाद जब वो शाम को उठा और घर के आंगन में लगी कियारियों से कुछ सब्जी तोड़ता है। मैं ये सब्जियां बेच कर आता हूँ। सुनिए, आप समय से आ जाइएगा, रात होने से पहले। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद मंडी में सब्जियों बेचकर वापस आते वक्त एक आम के ठेले के पास पहुंचकर, ये आम कैसे दे रहे हो भाई? भाई रमेश सुनो, तुम ये सारे आम ले जाओ 100 रुपए में। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। ये लो भाई 100 रुपए। आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है। सुनीता से आम कटवाकर आराम से बैठकर खाऊंगा। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो? ये लो, आज आम लेकर आया हूँ, जरा काट कर देना। जी हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुंह तो धो लीजिए। इसके बाद सुनीता आम काटने चली गई।
अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम है। सुनीता, मैं खेत जा रहा हूँ, जमींदार जी के आदमी पहुँचते ही होंगे, ठीक है? इसी तरह कई महीने बीत गए। रमेश की खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। रमेश चल, जल्दी चल, बहुत काम बाकी है, जमींदार जी के आदमी पहुंच ही गए होंगे। चलिए सब काम पे लग जाते हैं। सेठ ने कहा है जल्दी से सारा काम निपटा कर फसल रमेश के घर पहुंचा देनी है। सबने मिलकर फसल काटी और 10 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां सुनीता आई। ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? सुनीता, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर लिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां रमेश के घर तक पहुंचा दी। उसने सारी बोरियां घर में रख दी। हम सब कल आके ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, अब कल का इंतजार है। तभी आधी रात को रमेश के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए। सुनो सब के सब, ध्यान से घुसना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे रमेश के घर से सारी बोरियां चुरा के ले गए। अगले सुबह रमेश की बीवी सुनिए जी, उठिए, देखिए ना क्या हो गया। क्या हो गया? रमेश उठिए, उठिए ना। क्या बात है भाग्यवान, ऐसे क्यों कर रही हो? तुमने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। क्या चोरी? कहाँ पर? गोदाम में आइए, खुद ही देख लीजिए। ये क्या हो गया? भगवान, जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। हे महादेव, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रमेश घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। रमेश की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। और भाई रमेश, बोरियां तैयार है ना? नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरियां चोरी कर ली हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तुम तो उनका गुस्सा जानते हो ना। चलो, उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी ना। चलो अब। रमेश मुंशी के साथ जमींदार के घर गया। क्या रमेश, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई।
सुबह देखा तो गोदाम से सारी बोरियां गायब हो चुकी थी। कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। हम सबको एक ही गांव में रहना है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दिए हैं, तब देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ दिन तक रमेश और सुनीता दोनों उदास थे। रमेश सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। रमेश खाना खाने बैठा था। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह सब्जियां बेचते हुए, लेकिन हमारा घर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। घर की भी हालात ठीक नहीं है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेच के नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेच के हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर खर्च चलता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए, ऐसे कैसे चलेगा घर? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अचानक रमेश थाली में रखा पापड़ खाने लगता है। अरे भाग्यवान पापड़! क्या पापड़? क्या मतलब है? मैं आपको पापड़ की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये पापड़। कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पापड़ बनाना और मैं पापड़ लोगों के घर घर जाकर बेचूंगा। लोगों को पापड़ का स्वाद चखाएंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो वो इन्हें खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आए तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी सुनीता ने जो बनाया है, अब वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल पापड़ बनाती हो तुम। हाँ। आपने अंग्रेजी कब सीखी? तुम मुझे कम मत समझो। आई एम वेरी गुड, यू गुड, आई गुड। देखा? आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। और रमेश चल पड़ा साइकिल लेकर। रमेश एक घर पे जाके रुका। अरे घर पर कोई है भाई? अरे रमेश भैया, आप यहाँ कैसे? ये क्या ले आए? पापड़ बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। पापड़ खरीदना चाहेंगी? जरूर, जरा चखाना तो भैया। औरत ने पापड़ चखा तो उसे बड़ा पसंद आया। भैया ऐसा करो, 2 डिब्बे दे दो। कितना हुआ? 100 रुपए। ठीक है भैया, अभी पैसे लेके आती हूँ। चलता हूँ बहन। ऐसे करते करते रमेश दूसरे घर गया। सुरेश भैया घर पर हो? अरे रमेश, तू कैसे हो और कैसा चल रहा है सब? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, पापड़ खरीदना चाहोगे? हाँ, क्यों? मैंने पापड़ बेचने का काम शुरू किया है। क्या बात है, जरा चखाओ तो। रमेश ने उसे थोड़ा सा चखने को दिया। अरे वाह, किसने बनाया? सुनीता ने। भाभी को कहना पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, बड़ा ही कमाल का था। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता हूँ, इससे अच्छा तुमसे ना खरीद लूं। ये बताओ कितने में बेच रहे हो? 50 रुपए में 1 डिब्बा। ठीक है भाई, 2 डिब्बे दे दो। रमेश ने सामान बांधकर दे दिया। धीरे धीरे उसका सारा पापड़ बिक गया। रमेश घर पहुंचा। आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? किसी ने खरीदा कुछ? कुछ भी नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरा बनाया हुआ पापड़ इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था इसे बेचने का। सुनीता, पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में कुछ नहीं बचा। अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा।
मैं कहती हूँ ना, आप ऐसा करिए, पास के गांव में भी बेचना शुरू करिए। क्या पता वहाँ भी लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आ जाए। अब हम इतनी जगह जाकर बेचेंगे, उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा और अधिक पापड़ लेकर जाना और दूर दूर के गांव तक भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूँगा। कल से तुम ज्यादा पापड़ बनाना शुरू कर दो। आप एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते में बहुत सारा पापड़ बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि पापड़ सूखने में भी तो समय लगता है ना। ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद सुनीता पापड़ बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक रमेश बाजार में सब्जियां बेचना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में पापड़ तैयार हो जाता है और रमेश भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार रमेश दूर के गांव में जाता है और पापड़ बेचना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे करके सुनीता का बनाया हुआ पापड़ सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद रमेश एक दुकान भी खोल देता है। अब जो भी ग्राहक आता है उसी की दुकान पर जाता है। एक दिन वहाँ से गुजरते हुए जमींदार जी की नजर रमेश की दुकान पर पड़ी। क्या बात है रमेश, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। जरा पापड़ तो चखाना, सुना है तुम्हारी दुकान का पापड़ सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है जमींदार साहब, ये लीजिए, आप इसे चख लीजिए। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारे घर पर 300 डिब्बे पापड़ पहुंचा देना। हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा है। एक हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसीलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। जी जमींदार साहब। ये बात रमेश घर जाकर सुनीता को बताता है और अगले ही दिन से सुनीता 300 डिब्बों के ऑर्डर को पूरा करने की तैयारी में लग जाती है। रात को जमींदार के लोग रमेश के घर नहीं पहुंचते। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, आप सो जाइए। अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आए या ना आए। अगले दिन जब रमेश और सुनीता उठी तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी पापड़ की हुई थी। सुनिए, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ पापड़ चुरा लिया है। रमेश उठा और जाकर पापड़ के डिब्बे जहाँ रखे थे वहाँ पर देखने लगा। मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो वो गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। जमींदार साहब, इस बार फिर से चोरी हो गई। हमने आपके लिए पापड़ तैयार किया था, वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारा कोई सामान नहीं खरीदूंगा। जाओ। ऐसी बात नहीं है जमींदार साहब, आप खुद ही सोचिए, आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा मैं। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा 300 डिब्बों का पापड़ तैयार करता हूँ। ठीक है, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। रमेश अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोके। इस बार रमेश ने बहुत सारे मटके को एक जगह पर रखकर चला गया। अचानक आधी रात को आवाज आई। सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे।
अब जैसे ही रमेश उस कमरे में गया जहाँ पर पापड़ रखा हुआ है, वहाँ देखा तो सारे के सारे चोर जमीन पे लेटकर चिल्ला रहे हैं और अपनी आंख मल रहे हैं। ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी पानी दो कोई हमें, हमारी आंखें जल रही है। अब आया ना मजा? मेरे घर में जैसे तुम्हारी आदत ही पड़ गई है, चोरी करने में मजा आता है ना तुम्हें? हाँ, इतना दिमाग खराब किया है ना तुम लोगों ने। कुछ और क्यों नहीं कर लेते? हाँ, कुछ और करते तो अपनी जिंदगी चैन से बिता रहे होते, पर नहीं, तुम्हें तो चोरी करनी है तो करो चोरी। ये लो, अब चलो बताओ क्यों कर रहे थे ये चोरी? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए रामलाल ने कहा था। क्या रामलाल? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? ये तो मुझे नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं रामलाल की मदद लेकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। रमेश भाई हमें माफ कर दो। इसके बाद चोर चले गए। अगले दिन रमेश जमींदार साहब के घर गया। उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। तुम कैसे कह सकती हो कि सारी चोरियां रामलाल ने ही करवाई है? क्योंकि कल मैंने खाली मटके गोदाम में रखवाए थे और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाली रखवा दी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई और उनकी आंखों में जलन होने लगी। वो सभी चिल्ला चिल्लाकर पानी मांग रहे थे। बस वहीं से मुझे पता चल गया। मैंने उनके पास जाकर पूछा तो उन्होंने सब उगल दिया। इस रामलाल को पकड़ लो और पुलिस को फोन करो। तभी सेठ के आदमी रामलाल को पकड़कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, कुछ कीजिए भला, मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, कुछ दया करो। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने रमेश के साथ किया है, उससे माफी मांगो, जाओ। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं आज के बाद कभी ये सब नहीं करूँगा। लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें छोड़ देना मेरे बस में नहीं। आज तुम्हें छोड़ दूंगा तो कल को कोई और चोरी कर लोगे। तुम्हें एक सबक सिखाना तो बनता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखो। तभी दो पुलिस वाले आकर रामलाल को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, पापड़ ले आओ। बहुत सारे आदमी पापड़ के भरे डिब्बे ले आए। ये लीजिए जमींदार साहब, इस बार आपके घर हमारा सामान आखिरकार पहुंच ही गया। ये लो तुम्हारे पैसे रमेश, तुम सच में ईमानदार और मेहनती किसान हो, हमें तुम पर नाज है। रमेश पैसा पकड़ता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रमेश अपने घर लौट गया। इसके बाद रमेश के घर में कोई चोरी नहीं हुई और रमेश का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा।